अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एंथर को डिटेल में स्टडी किया और उसके बाद आज हम देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेंसिस और माइक्रोगेमेटोफाइट। अच्छा जी, माइक्रोस्पोरोजेंसिस क्या है? हम लोग इसका शॉर्ट सा इंट्रो अपनी पिछली वीडियो के अंदर देख चुके हैं। हमने बात की थी कि एंथर की हर लोब के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं किस तरह से? इन दी फॉर्म ऑफ सैक्स, आप कह लेंगे पोलन सैक्स के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि माइक्रोस्पोरोसाइट्स या फिर एज अ मदर सेल एक्ट करते हैं। एज अ मदर सेल एक्ट करेंगे और फिर म्योसिस के बाद इनके अंदर से फर्दर हमारे पास हेप्लॉइड सेल्स जनरेट होंगे। इसको देख लेते हैं एक दफ़ा। अ की स्टेप इन प्लांट रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट। पता चल जाता है कि हमारे पास ये कलीदी किरदार अदा करता है। सबसे पहला जो हमारे पास मेन स्टेप है प्लांट की रिप्रोडक्शन के अंदर या फिर प्लांट की रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट के अंदर, वो माइक्रोस्पोरोजेंसिस है। माइक्रोस्पोरोजेंसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच द माइक्रोस्पोर्स वही हैं हमारे पास जिनको हम लोगों ने आप कह लें कि माइक्रो मदर सेल्स की बात की थी हम लोगों ने, आर फॉर्म्ड विद इन द एंथर्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स अल्टीमेटली लीडिंग टू द पोलन डेवलपमेंट। पोलन डेवलपमेंट एंथर के अंदर किस तरह से होगी? वो इसी तरह से होगी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स हमारे पास क्या करेंगे कि फर्दर कुछ बनाएंगे, कुछ हेप्लॉइड सेल्स बनाएंगे ताकि वो फर्दर आगे जाके पोलन की डेवलपमेंट कर सकें। दिस प्रोसेस बिगिंस विद द डिप्लॉयड माइक्रोस्पोरोसाइट्स pollen mother cell undergoing the meiosis resulting in 4 haploid microspores. Each microspore then undergoes mitotic division to form the पोलन ग्रेन। पहले क्या होगा? पहले हमारे पास डिप्लॉयड सेल होंगे, माइक्रोस्पोरोसाइट्स जो हैं, या फिर हमारे पास जो पोलन मदर सेल हैं वो डिप्लॉयड होंगे। जब म्योसिस होगी, हमें पता है कि म्योसिस के बाद किसी भी डिप्लॉयड सेल की म्योसिस जब होती है तो उसके बाद हमारे पास 4 हेप्लॉयड डॉटर सेल्स बनते हैं। इसके अंदर भी सेम केस होगा कि 4 हमारे पास हेप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स बनेंगे और फिर हर एक माइक्रोस्पोर जो है वो फर्दर माइटोसिस करेगा, उसकी फर्दर माइटोटिक डिवीजन होगी, जिसके बाद हमारे पास पोलन ग्रेन्स जनरेट होंगे कंसिस्टिंग ऑफ द जनरेटिव सेल एंड द ट्यूब सेल। अब इसके अंदर दो जो है मेन फंक्शनल सेल्स प्रेजेंट हैं, जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल। इनको डिटेल में आगे जाके स्टडी करते हैं। दिस ट्रांजिशन इज क्रूशियल एज इट सेट्स द स्टेज ऑफ फॉर फर्टिलाइजेशन एंड सब्सिक्वेंट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब जो फर्दर फर्टिलाइजेशन है या फिर जितनी भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होनी है एंजियोस्पर्म्स के अंदर, वो इसी स्टेप से लीड करेगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है माइक्रोस्पोरोजेंसिस एंड पोलन फॉर्मेशन। उसने फिर एक शॉर्ट सा रिलेशन दे दिया है हमारे पास माइक्रोस्पोरोजेंसिस और पोलन फॉर्मेशन का। माइक्रोस्पोरोजेंसिस इज अ क्रूशियल स्टेज इन द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। हेयर इज अ स्टेप बाय स्टेप ओवरव्यू ऑफ हाउ दिस प्रोसेस अनफोल्ड्स। अब उसने दोबारा से एक चीज़ को बताया है, दोबारा से एक रिलेशन को अनफोल्ड किया है कि क्या रिलेशन है माइक्रोस्पोरोजेंसिस और पोलन फॉर्मेशन के दरमियान। अब वो कह रहे हैं कि सबसे पहला वाला स्टेप इसके अंदर क्या आएगा, यानी कि स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स को देखें तो माइक्रोस्पोरोसाइट डेवलपमेंट नंबर 1 पे आ जाती है। इनसाइड द एंथर ऑफ द फ्लावर डिप्लॉयड माइक्रोस्पोरोसाइट्स माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर लोकेटेड विद इन द पोलन सैक्स। वही वाली बात जो हम लोगों ने पहले भी किया बार बार कि पोलन सैक्स के अंदर मदर सेल्स प्रेजेंट होंगे हमारे पास, माइक्रोस्पोरोसाइट्स जिनको कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होंगे और उनकी फर्दर जो है वो आप कह लें कि म्योसिस होगी। अच्छा, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आ जाता है कि एज अ पोलन फॉर्मेशन, तो आप फिर भी इस क्वेश्चन को इसी तरह से यहाँ से शुरू करके इसके स्टेप को नंबर 1 स्टेप की हेडिंग देके तो आप फर्दर इसको जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, तो भी आपका दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो सकता है। अच्छा जी, सेकंड स्टेप आ जाता है हमारे पास पोलन फॉर्मेशन के अंदर म्योसिस। ईच माइक्रोस्पोरोसाइट अंडरगोज म्योसिस अ 2 स्टेप सेल डिवीजन प्रोसेस। 2 स्टेप सेल डिवीजन क्यों है? क्योंकि हमें पता है म्योसिस का प्रोसेस जब कंप्लीट होता है उसके अंदर उसकी कंप्लीशन के अंदर म्योसिस 1 और म्योसिस 2 दोनों फेजेस का होना ज़रूरी है। दिस रिजल्ट्स इन 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम ईच डिप्लॉयड माइक्रोस्पोरोसाइट। पहले जो हमारे पास फर्स्ट के अंदर म्योसिस 1 के अंदर बनेगा, उसके अंदर क्या होगा कि डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी बन जाएगी। एग्जैक्ट कॉपी बनेगी तो हमारे पास दो, आप कह लेंगे, दो तरह के डॉटर सेल्स आ जाएंगे। इसके अंदर जो हमारे पास बनने वाले आप कह लेंगे डॉटर कॉपीज हैं वो अभी 2 हैं। लेकिन जैसे ही म्योसिस 2 होगी, म्योसिस 2 के अंदर क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर क्या होती है बेसिकली कि आपके पास अगर एक क्रोमोसोम है तो उसके अंदर सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो अपना थोड़ा सा पोर्शन दूसरे वाले के सिस्टर क्रोमेटिड के साथ इंटरचेंज कर ले, थोड़ा सा एक्सचेंज कर ले।
इस तरह से एक्सचेंज करेंगे, वो अपने जीन्स को स्वैप करेंगे, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि आप कह लेंगे थोड़ी सी रिकम्बिनेशन आ जाएगी, यानी कि जो जीन्स हैं वो बिल्कुल अपनी पेरेंटल हालत के अंदर मौजूद नहीं रहेंगे, उनके अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। और फिर उसके बाद हमारे पास 4 टेट्राड बनेंगे। वो किस तरह से बनेंगे अभी देख लेते हैं। और फिर उनको हम लोग कह सकते हैं कि वो लोग हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स हैं या फिर हैप्लॉइड कॉपीज हैं। The meiosis produces the microspores that are genetically diverse due to the recombination and independent assortment of chromosomes. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स हम किसे कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स के अंदर जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो अपनी मर्जी के साथ किसी भी दूसरे सिस्टर क्रोमेटिड के साथ जाके मिल सकते हैं, या फिर उसका थोड़ा सा पोर्शन खुद ले सकते हैं और अपना पोर्शन थोड़ा सा दे सकते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स कहते हैं। और इसी की वजह से जो है हमारे पास रिकम्बिनेशन बनती है। इसी की वजह से जो हमारे पास रिकम्बिनेंट्स आते हैं डिफरेंट टाइप्स के, यानी कि जो हमारे पास आप कह लें कि फर्दर जो डिसेंडेंट जनरेशन होती है वो बिल्कुल एज इट इज़ अपने पेरेंट्स की जैसी नहीं होती, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उसके अंदर दोनों के रिकम्बिनेशन प्रेजेंट होते हैं। वो क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि हमारे पास मियोसिस 2 के अंदर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स होती है। अब उसके बाद क्या होगा कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम के बाद हर एक क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाएगा, यानी कि आप कह लें अगर क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर है तो वो हाफ रह जाएगा, हाफ क्रोमोसोम रह जाएगा। उसके जो गैमेट्स हैं एक एक क्रोमेटिड अलहदा करते जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास 4 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। नंबर थर्ड पे है माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन। द 4 माइक्रोस्पोर्स मे रिमेन टुगेदर इन अ टेट्रेड और सेपरेट। टेट्रेड से क्या मुराद है? जिसके अंदर 2 क्रोमोसोम्स आपस में आप कह लें कि इंटरकनेक्टेड होते हैं सेम कैस्मेटा के जरिए से। कैस्मेटा हम लोग कहते हैं बिल्कुल आप कह लेंगे सेंटर पॉइंट, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स या फिर सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में जुड़े हुए हैं। उस सेंटर पॉइंट के साथ जब जुड़े रहते हैं हमारे पास 2 क्रोमोसोम्स, उसको टेट्रेड कहते हैं। अगर आपको क्रॉसिंग ओवर वाली डायग्राम नजर आ रही हो तो उसके अंदर जो हमारे पास दरमियान वाला स्ट्रक्चर है वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि अगर ये बिल्कुल अरेंज हुआ हो अच्छे तरीके के साथ तो ये टेट्रेड का स्ट्रक्चर है। अगर ये टेट्रेड्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, आप देखें अगर ये सेपरेट होंगे तो 2 अलहदा हो जाएंगे बिल्कुल, फिर 2 अलहदा हो जाएंगे, फिर 2 अलहदा और फिर 2 अलहदा। यानी कि जिस तरह से आपको अगर 4 टांगें नज़र आ रही हैं उसकी, तो हर एक जो क्रोमोसोम है वो बिल्कुल आधा हो जाएगा। वो आधा होगा तो हमारे पास बेसिकली कितने बन जाएंगे? 4 डॉटर माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे। ईच माइक्रोस्पोर इज नाउ हैप्लॉइड एंड कैन डिवेल्प इनटू अ पोलन ग्रेन। अब हर एक माइक्रोस्पोर जो है वो हैप्लॉइड है। हम लोगों को याद हो तो पीछे हम लोगों ने पढ़ी थी एक कंडीशन के पहले डिप्लॉयड मदर सेल्स जो हैं वो हैप्लॉइड बनाएंगे, और हैप्लॉइड के अंदर दोबारा से माइटोटिक डिवीजन होगी, दोबारा से माइटोसिस होगी, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन्स डिवेल्प होंगे। तो अब हमारे पास दूसरी कंडीशन पूरी हो चुकी है कि इसके अंदर हमारे पास जो माइक्रोस्पोर्स हैं डिसेंडेंट माइक्रोस्पोर्स हैं या डॉटर माइक्रोस्पोर्स हैं वो हैप्लॉइड हैं, और अब हर एक माइक्रोस्पोर जो है वो फर्दर एक पोलन ग्रेन के अंदर डिवेल्प हो सकता है। अच्छा जी, फोर्थ स्टेप क्या आ जाता है हमारे पास? माइटोटिक डिवीजन। अब हमें पता है कि उसके बाद जब हमारे पास अप्लाइड माइक्रोस्पोर्स बन गए, उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि हर एक माइक्रोस्पोर के अंदर माइटोसिस होगी या फिर माइटोटिक डिवीजन होगी। अब इसके अंदर वो यही बता रहा है कि ईच अप्लाइड माइक्रोस्पोर अंडरगोज अ सिंगल माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म अ पोलन ग्रेन। दिस डिवीजन टिपिकली प्रोड्यूसेस द 2 सेल्स। अब इसके अंदर डिवीजन होगी, माइटोटिक डिवीजन होगी, और फिर हमारे पास अल्टीमेटली 2 सेल्स बनेंगे, यानी कि हर एक हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर के अंदर 2 सेल्स बनेंगे। नंबर 1 इज द ट्यूब सेल एंड जनरेटिव सेल, जिसकी हम लोगों ने पहले बात की थी। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। ट्यूब सेल्स क्या होते हैं? अपॉन जर्मिनेशन द ट्यूब सेल फॉर्म्स द पोलन ट्यूब थ्रू विच द जनरेटिव सेल माइग्रेट्स टू एंटर द ओवरी। ये स्टेप थोड़ा सा समझने वाला है। जनरेटिव सेल को माइग्रेट करने के लिए ओवरी के अंदर, ओवरी क्या है हमारे पास? ओवरी है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसने ओव्यूल को भी होल्ड किया हुआ है। ठीक है जी। इसके बाद जाइगोट की प्रोटेक्शन का काम जो है वो भी ओवरी के जिम्मे है। अब यहाँ पे जनरेटिव सेल्स को ओवरी के अंदर भेजना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है देख लेते हैं। जनरेटिव सेल जो हैं वो हमारे पास बेसिकली क्या करते हैं कि स्पर्म सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसको नीचे देखते हैं। और इनको स्पर्म सेल्स को प्रोड्यूस करने वाले सेल जो हैं जनरेटिव सेल, उनको ओवरी के अंदर भेजने का काम किसका है? बेसिकली ट्यूब सेल का। ट्यूब सेल क्या करेगा? जब जर्मिनेशन होगी, जर्मिनेशन से मुराद ये है कि जब प्लांट जो है वो सीड के अंदर से आप कह लें कि सीड के अंदर से किसी प्लांट ने ग्रो करना होगा, या फिर उसके लिए कोई फेवरेबल कंडीशंस आ गई हैं, डोरमेंसी से वो सीड जो है वो बाहर आ गया और अब वो जर्मिनेशन करना चाहता है। अब जर्मिनेशन जब होने लगेगी तो क्या होगा कि ट्यूब सेल्स जो हैं वो एक पोलन ट्यूब बनाएंगे।
पोलन ट्यूब बनाएंगे और पोलन ट्यूब के जरिए से जनरेटिव सेल जो है वो ओवरी के अंदर माइग्रेट होंगे। नेक्स्ट है जी जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल क्या कहते हैं? ड्यूरिंग इट्स ट्रांजिट इनसाइड द पोलन ट्यूब द जनरेटिव सेल डिवाइड्स टू फॉर्म द टू मेल गैमेट्स और द स्पर्म सेल्स। अब जिस टाइम पे ये ट्रांजिट हो रहे होंगे, पोलन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होंगे और ये ओवरी के अंदर पहुंचाए जा रहे होंगे थ्रू दी, आप कह लें कि पोलन ट्यूब के जरिए से जब ये पहुंचाए जा रहे होंगे तो ये क्या करेंगे, उसके अंदर टू मेल गैमेट्स बनाएंगे। ये भी माइटोटिक डिवीजन के जरिए से ही बनेंगे। ये हमारे पास बन जाएंगे स्पर्म सेल्स। अब स्पर्म सेल्स का काम क्या है कि प्लांट्स के अंदर एंजियोस्पर्म्स के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन करवाना, डबल फर्टिलाइजेशन करवाना और फिर एक स्पर्म सेल जो है वो एक एग सेल को फर्टिलाइज करे इस तरह से कि उसके अंदर 2n जाइगोट बना दे, या फिर हमारे पास एक डिप्लॉयड जाइगोट बना दे, ताकि फर्दर जो है वो जर्मिनेशन प्रोसीड कर सके। नेक्स्ट स्टेप है जी हमारे पास पोलन ग्रेन मैचुरेशन का। एज द पोलन ग्रेन्स मैच्योर दे डेवलप अ टफ आउटर वॉल कॉल्ड एज द एक्साइन व्हिच इज मेड ऑफ स्पोरोपोलिनिन प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब क्या है कि पोलन ग्रेन हमारे पास बन चुके हैं, अंदर के अंदर हम लोगों ने उसका डिटेल में सारा जो है प्रोसेस उसको स्टडी किया। अब जब इनकी मैचुरेशन हो रही होगी या फिर इनकी मैचुरेशन हो चुकी होगी, उस टाइम पे कौन से प्रोसेस टेक प्लेस करेंगे? सबसे पहले क्या है कि जैसे ये मैच्योर होंगे हमारे पास एक्साइन बन जाएगी। एक्साइन क्या है? बेसिकली एक पोलन ग्रेन के इर्द गिर्द या फिर उसके बाहर एक आउटर वॉल बन जाती है जिसका बहुत टफ सा या फिर हार्ड सा स्ट्रक्चर होता है, जो कि स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। स्पोरोपोलिनिन हम कह सकते हैं किसी भी बायोलॉजिकल पॉलीमर को, ये क्या काम करते हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर को आप कह दें कि उसको हार्ड करते हैं या फिर उसको टर्जिडिटी देते हैं, प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। और इस एग्जाइन का काम क्या है? बेसिकली कि पोलन ग्रेन को बाहर के जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनसे बचाना, उनसे प्रोटेक्शन करना। द इनर लेयर नाउन एज द इंटाइन इज मेड ऑफ द सेलुलोज एंड पेक्टिन। और इसके अंदर की तरफ एक और लेयर प्रेजेंट होगी पोलन ग्रेन के इर्द गिर्द, जिसको हम लोगों ने इंटाइन का नाम देना है। ये किससे मिलकर बनी होगी? सेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर बनी होगी। और इसका काम क्या है? बेसिकली कि मेन रोल है इसका पोलन ग्रेन को मेच्योर करने के अंदर हेल्प करना, या फिर उसकी नरिशमेंट के अंदर जितने भी आप कह लें कि अगर कोई उसकी नीड्स हैं, जितनी भी न्यूट्रिशनल नीड्स हैं उसको पूरा करना। नेक्स्ट है जी रिलीज ऑफ पोलन। Mature pollen grains are released from the anther during the process of dehiscence, allowing them to disperse by wind, water और pollinators। अब पोलन ग्रेन्स जो हैं वो मेच्योर हो चुके हैं। अब उन्होंने क्या करना है कि किस तरह से प्लांट को बस्ट करना है, प्लांट के एंथर को बस्ट करना है और वहाँ से बाहर निकलना है। इस प्रोसेस को हम लोगों ने डेहिसेंस का नाम दिया था और पिछली वीडियो में हमने डिटेल से पढ़ा था इसको। और फिर क्या करेंगे कि ये वाले पोलन ग्रेन डिस्पर्स होंगे हवा के ज़रिए से, पानी के ज़रिए से, या फिर पोलिनेटर्स के ज़रिए से। पोलिनेटर्स हम लोगों ने बात की थी कि इसके अंदर इंसेक्ट्स आ जाते हैं कुछ, या फिर कुछ बर्ड्स आ जाते हैं जो कि फ्लावर के जो फ्लावर से अपनी कोई न्यूट्रिशन वगैरह लेते हैं या फिर कोई रस चूसते हैं, तो वो क्या करते हैं कि साथ ही साथ इन पोलन्स को भी पिक कर लेते हैं और फिर किसी भी जगह पे जाके गिरा देते हैं, जहाँ से फिर फर्दर एक नया प्लांट उगाता है। अच्छा जी, माइटोटिक डिवीजन तक हमने डिटेल से स्टडी कर लिया था। हम लोगों ने देखा कि माइटोटिक डिवीजन से फर्दर हमारे पास पोलन ग्रेन्स बनते हैं अल्टीमेटली। अब देख लेते हैं कि पोलन ग्रेन्स बनते किस तरह से हैं। इसके अंदर जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है उसको माइक्रोगेमिटोफाइट का नाम दिया जाता है, द मेल गेमिटोफाइट इन प्लांट्स। ये मेल गेमिटोफाइट है क्या और ये किस तरह से बनता है, इसको भी देख लेते हैं। द माइक्रोगेमिटोफाइट इज अ क्रूशियल स्ट्रक्चर इन द प्लांट रिप्रोडक्टिव साइकिल, स्पेशली रिप्रेजेंटिंग द मेल गेमिटोफाइट दैट develops from the haploid microspores produced during the microsporogenesis. Here is a detailed overview of its formation and function. इससे नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारे पास? हम लोगों ने हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स तक पढ़ लिया था, जहाँ तक हमारे पास हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बन रहे थे। माइटोटिक डिवीजन थी और माइटोटिक डिवीजन के बाद अब हमारे पास बन रहे हैं अल्टीमेटली मेल गेमिटोफाइट प्लांट के अंदर, जिनको हम लोग माइक्रोगेमिटोफाइट का भी नाम दे सकते हैं। ये क्या कहते हैं कि इनका क्रूशियल स्ट्रक्चर है और क्रूशियल रोल है किस चीज़ के अंदर? रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर। ज़ाहिर सी बात है, अगर ये हमारे पास मेल गेमिटोफाइट है प्लांट के अंदर, तो फर्दर जो फर्टिलाइजेशन है उसके अंदर इनका आप कह लें कि कलीदी किरदार होगा। नंबर 1 पे आ जाता है इसके अंदर फॉर्मेशन फ्रॉम द माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स के अंदर हम लोगों ने बात की पहले डिप्लॉयड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स थे उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर से हम लोगों ने बात की कि फर्दर म्योसिस हुई और फिर हमारे पास हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बन गए। अब हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स के बाद जब माइटोटिक डिवीजन हुई तो उससे हमारे पास क्या बना?
After microsporogenesis, each haploid microspore undergoes the mitotic division to form a microgametophyte commonly known as the pollen grain. यानी कि जो पोलन ग्रेन है वो हमारे पास बेसिकली क्या है, मेल गेमिटोफाइट है। ठीक है, इसको हम लोग अगर दूसरी जुबान में नाम दें तो इसको माइक्रोगेमिटोफाइट भी कह सकते हैं। दिस प्रोसेस टिपिकली रिजल्ट्स इन टू सेल्स, द जनरेटिव सेल एंड ट्यूब सेल, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं कि जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल के जरिए से ही हमारे पास मेल गेमिटोफाइट बनते हैं। किस तरह से बनते हैं कि ट्यूब सेल जो है वो जनरेटिव सेल को कलेक्ट करेंगे और फिर जाके ओवरी तक छोड़ के आएंगे, और जनरेटिव सेल जो है वो माइटोसिस के जरिए से डिवाइड करेगा और फिर हमारे पास उसके अंदर से स्पर्म सेल्स बन जाएंगे। अच्छा, जब कुछ की स्टेप्स इस तरह के हैं जो सेम है, जो हमने पिछली स्लाइड के अंदर भी पढ़े और जो इस स्लाइड के अंदर भी है। ऐसा क्यों है कि अगर आप लोगों को माइक्रोगेमिटोफाइट का अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ये उस लिहाज से अरेंज्ड है, और अगर आपको माइक्रोस्पोरोजेंसिस का लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वो उस लिहाज से अरेंज था। अगर आपको माइक्रोस्पोरोजेंसिस का लॉन्ग क्वेश्चन आता है और आप उसको एंड करते हैं कि माइटोटिक डिवीजन कैसे हुई और उसके अंदर जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल का थोड़ा सा बता देंगे कि यहाँ पे पोलन ग्रेन्स बन गए, तो दैट्स ओके। लेकिन अगर आपको माइक्रोगेमिटोफाइट का लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो ये उसके लिए फर्दर शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन है, इसको देख लेते हैं। अगेन ट्यूब सेल है, वही वाली बात, दिस सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग इनटू द पोलन ट्यूब which facilitates the transport of sperm to the ovule during the fertilization। वही वाली बात है कि इसके अंदर ट्यूब सेल क्या करेंगे, पोलन ट्यूब बनाएंगे जिसके जरिए से वो क्या करेगा कि स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने के अंदर ओवरी के अंदर या फिर ओव्यूल के अंदर हेल्प करेगा। स्पर्म क्या है, बेसिकली जनरेटिव सेल की जब डिवीजन हुई थी और उसके अंदर से हमारे पास 2 सेल्स प्रोड्यूस हुए थे जिनको हम लोगों ने स्पर्म्स का नाम दिया था। जनरेटिव सेल, दिस सेल विल डिवाइड माइटोटिकली आफ्टर द पोलिनेशन टू प्रोड्यूस 2 स्पर्म सेल्स। वही वाली बात जिनको ट्यूब सेल ने एक्सपोर्ट किया था टू दी ओवरी और टू दी ओव्यूल। नंबर 3 पे है जी मैचुरेशन। एज द पोलन ग्रेन्स मैच्योर दे डेवलप अ प्रोटेक्टिव आउटर वॉल कंपोज्ड ऑफ द स्पोरोपोलिन मेकिंग them resistant to environmental factors। The pollen grains is typically released from the anther when mature, ready for the pollination। मेच्योर होंगे तो क्या होगा कि जब पोलन ग्रेन्स हमारे पास मेच्योर हो जाते हैं, इसके अंदर एक वॉल बनती है, उस वॉल को हम लोग एक्साइन का नाम देते हैं। वो एक्साइन बनता है स्पोरोपोलिनिन से। स्पोरोपोलिनिन क्या काम करता है हमारे पास बेसिकली कि वो एज अ बायोलॉजिकल पॉलीमर एक्ट करता है। बायोलॉजिकल पॉलीमर एक्ट करेगा तो उसकी वजह से पोलन ग्रेन्स की जो आउटर लेयर है उसके अंदर टर्जिडिटी आ जाएगी या फिर उसका स्ट्रक्चर हार्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से सेफ रहेगा, उसको किसी भी तरह का इन्वायरमेंटल फैक्टर बुरी तरह से इफेक्ट नहीं कर सकेगा। और इसी एग्जाइन के अंदर एक इंटाइन बनती है, उस इंटाइन का क्या काम है, पोलन ग्रेन को मेच्योर करना। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। अब जो पोलन ग्रेन्स जो है वो हमारे पास मैच्योर भी हो चुके हैं और हमें पता है कि अगर उन्होंने रिलीज करना है तो वो अंदर से किस तरह से रिलीज करेंगे, डेहिसेंस के जरिए। क्लियर है इतनी सी बात। लेकिन अब अगर उन्होंने फर्टिलाइजेशन करनी है, पोलिनेशन में तो ये होगा वो रिलीज करेंगे विंड पोलिनेटर्स के जरिए से, या फिर दूसरे इंसेक्ट पोलिनेटर्स हैं हमारे पास, बर्ड्स हैं, ठीक है, या फिर पानी के जरिए से वो जाएंगे किसी भी और जगह पे, पोलन ग्रेन्स गिरेंगे और फिर जब उनका डॉर्मेंसी का सारा पीरियड गुजर जाएगा और वो जर्मिनेट करना चाहेंगे तो वहां से एक नया पौधा उगाएगा। इस प्रोसेस को कह दिया हम लोगों ने पोलिनेशन। फर्टिलाइजेशन किस तरह से होती है, फर्टिलाइजेशन के अंदर भी पोलन ग्रेन्स एक्ट करते हैं। पोलन ग्रेन्स क्या करेंगे, आपको एंथर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, यहाँ से जब वो रिलीज करेंगे तो वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेंगे। तो वो आपने स्टिग्मा के ऊपर जब लैंड करेंगे, कंपैटिबल स्टिग्मा से क्या मुराद है कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर उनके पास फर्टिलाइजेशन करने के लिए दूसरा पार्टनर मौजूद हो, जिसके अंदर उनको पता हो कि हमारे पास यहाँ पे जो है फीमेल गमेटोफाइट अवेलेबल होंगे। जब स्टिग्मा के अंदर जाके वो लैंड करेंगे तो स्टाइल के अंदर की तरफ से स्टाइल के अंदर की तरफ से क्या होगा, हमारे पास ट्यूब सेल जो है वो एक पोलन ट्यूब को जनरेट करेंगे। वही वाली बात जो हम लोगों ने बात की थी पहले कि ट्यूब सेल का फंक्शन क्या है। ट्यूब सेल का यही फंक्शन है कि वो यहाँ से जाके पोलन ट्यूब को जनरेट करेंगे। पोलन ट्यूब को जनरेट करने के बाद वो जनरेटिव सेल्स जो है यहाँ पे जाके ओवरी के अंदर उनको लैंड कर देंगे। When a pollen grain lands on a compatible stigma, it germinates and the tube cell elongates to form a pollen tube. This tube grows down through the style towards the ovary where fertilization occurs। और मेल फर्टिलाइजेशन जो हमारी
फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पे होगी, ओवरी के अंदर जाके होगी। Regenerative cell divides into two sperm cells which travel down the pollen tube to fertilize the egg cell and the polar nuclei, leading to the formation of a zygote and endosperm respectively. किस तरह से अब जहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई यानी कि एंडोस्पर्म की भी फॉर्मेशन होनी हो और जाइगोट की भी फॉर्मेशन होनी हो, ऐसे प्रोसेस को हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और डबल फर्टिलाइजेशन किसके जरिए से होगी, जनरेटिव सेल के अंदर जो स्पर्म सेल्स बन रहे थे उनके जरिए से होगी। यहाँ पे स्पर्म सेल्स जेनेटिक सेल के अंदर जो है वो एज अ मेल गैमेटोफाइट एक्ट करेंगे और ओवरी के अंदर आ जाएंगे। नंबर 5 पे है जी सिग्निफिकेंस इन प्लांट रिप्रोडक्शन। द माइक्रोगैमेटोफाइट प्लेज अ वाइटल रोल इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनेबलिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी थ्रू द फर्टिलाइजेशन। इट इंश्योर्स द ट्रांसफर ऑफ द मेल जेनेटिक मटेरियल टू द फीमेल गैमेटोफाइट फैसिलिटेटिंग सीड फॉर्मेशन एंड द प्रोपगेशन ऑफ द प्लांट स्पीशीज। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो तब तक कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक हमारे पास मेल गैमेटोफाइट जाके ओवरी के अंदर लैंड ना करे और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ना करें। ओवरी के अंदर हम देखेंगे कि फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। अब जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी जो है उसको डिटेल में स्टडी करेंगे और फिर फर्दर जो है फीमेल गैमेटोफाइट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे और फिर देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है। वो ओवरी के अंदर होगी और फिर इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एंजियोस्पर्म्स के अंदर वो कंप्लीट होगी। इन सारी चीज़ों को जो है वो दूसरी दफ़ा यहाँ पे बताने का मकसद ये था कि अगर आपको माइक्रोगैमेटोफाइट का टॉपिक अलग से आ जाता है तो ये आपका एज अ लॉन्ग क्वेश्चन माइक्रोगैमेटोफाइट का यहाँ से लेके यहाँ तक एंड हो जाएगा। इसके 5 प्रोसेसेस आ जाएंगे, इसके अंदर 5 स्टेप्स आ जाएंगे सॉरी, यहाँ तक सिग्निफिकेंस इन प्लांट रिप्रोडक्शन तक। लेकिन अगर आपको इससे पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन, होपफुली दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। फिर भी अगर आपकी किसी भी तरह की कोई भी क्वेरीज हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फेलोज के साथ शेयर करें और अगर आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस चाहिए तो भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताएं। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।